एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आज इस मंच पे आके बात करने का। मल्टीलिंगुअल भारत यानी बहुभाषीय भारत तीसरा ये हो रहा है। यहाँ पे आज हम लोग सहयोग से निर्माण एक सहमतक समाज के आपके स्वागत में आज हम कविता जी को लाए हैं। इसके लिए एक धन्यवाद तो जाता है डॉक्टर शिवाली दीक्षित सक्सेना जी को, जो उन्होंने इतना बढ़िया सोचा है। ये द स्पेक्ट्रम ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, और ये जो हम सब परिवारों के साथ समर्थन रखते हैं इस सोच पर, इस भूमिका पर आज हम लोग कविता जी के बारे में बात करेंगे। कविता शर्मा जी बहुत सालों से इसमें हैं। इनको मैं जानती हूँ, इन्होंने जो काम किया है, ये ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द सिरेंडिप में है। 6 इयर्स हो गया ये एनजीओ को, जो जबलपुर में है। मैं इनको जानती हूँ, ये 2 बच्चों की माँ थी। अभी तो उज्जवल के बारे में हम सब जानते भी हैं, जिनको स्पेक्ट्रम भी था। ये 1992 में स्पेशल एजुकेशन इन्होंने किया है, और इन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन में बिलोंग भी किया। मैम से भी हम सुनेंगे। पर्सनली मैम के बारे में एक सराहनीय उन्होंने काम शुरू किया था। शी इज फाउंडर ऑफ डायरेक्टर प्रयास दक्ष। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग टूल इन्होंने स्टार्ट किया था। मैं इनको 2010 से जानती हूँ, इस बारे में उन्होंने काम किया है। और भी बहुत टैग्स हैं मैम को अवार्ड भी मिला है। बिहार में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स एकेडमी से उनको मदर टेरेसा अवार्ड इन द बेस्ट पेरेंट कैटेगरी अगस्त 2018 में मिला है। इन दिसंबर 2023 द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स में कविता जी को एक और अवार्ड मिलता है। बहुत कुछ है, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो रुकना मुश्किल है। सो मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैम नमस्ते। नमस्ते नीलांजना, बहुत बहुत धन्यवाद ये इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं बस थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि मैं ऑटिज्म से प्रभावित 2 पुत्रों की माँ रही हूँ। मेरा बड़ा पुत्र धवल अब नहीं है, वो 17 साल की उम्र में नहीं रहा, वो नॉन स्पीकिंग कैटेगरी में आता था। मेरा दूसरा बेटा जो कि अभी ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुका है, उसने 12th का एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की और
अभी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से संबंधित काम ही कर रहा है। अब इनमें से बड़े बच्चे के कारण मैं इस फील्ड में आई, अन्यथा मैं तो एक केमिस्ट थी। हालांकि मैंने एजुकेशन में बीएड भी किया था और उसके बाद इस फील्ड में आके मैंने आरसीआई से सर्टिफिकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी काम किया, इंक्लूजन पे भी काम किया और अपने इस काम के दौरान मैंने हमेशा प्रो बोनो काम किया है। 2011 में मुझे ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने चूज़ किया था ये इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए कि हमको फंडिंग मिली थी एसएपी लैब से और एसएपी लैब बैंगलोर से, और उस समय हम लोगों ने ये काम शुरू किया। इसका नाम मैंने रखा था प्रयास दक्ष, जो कि अभी भी अवेलेबल है एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आसानी से जाकर उसको एक्सेस कर सकता है और फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे है उसका नाम है www.techedforautism.com। सो हम लोग आज इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवाली एंड नीलांजना। बहुत आभारी मैम। मेरा पहला सवाल ही है, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आपके मार्गदर्शन में मैं चलना भी शुरू कर चुकी हूँ, आपको पता ही है। एंड मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि कविता मैम इतनी ओपन हार्टेड एंड सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हैं कि उन्होंने जो ये काम शुरू किया था बहुत खुले मन से, हम जो पेरेंट्स हैं या थेरेपिस्ट लोग हैं सबको उन्होंने ओपनली सिखाया भी था एंड अप्रोच बहुत क्लियर था। तो मुझे जो प्रभावित लगा था, जो ये जो टेक्नोलॉजी वो व्यवहार कर रही है इस एजुकेशन में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और उन्होंने ये सोच बढ़ाई भी। तो मैम से मैं एक सवाल करूंगी, ये टेक्नोलॉजी कितना जरूरी है पढ़ाई लिखाई के लिए एवं रोजमर्रा की जिंदगी में कितना आसान बना देता है ये टेक्नोलॉजी? मैम आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद नीलांजना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से अब तो हम सभी इस विषय को नकार ही नहीं सकते कि प्रौद्योगिकी कितना जरूरी है हमारे लिए। हम सब ने इसे महामारी कोरोना के दौरान समझा है, हमारे काम से संबंधित, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, समाज के भिन्न लोगों से जुड़े रहने से संबंधित, नई चीजें सीखने से संबंधित हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। अभी तो हम देखते हैं कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अब मोबाइल की मदद से सब कुछ कर पा रहा है। उन सबके पास एक अकाउंट है जिनमें उनको पैसा आ जाता है और उसी तरीके से वो अपना व्यापार भी चलाते हैं। अब यही सारी चीजें हमारे विकलांग लोगों पर भी लागू होती है। पढ़ाई में ब्रेल, ई बुक्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स सभी डिसेबल्ड बच्चों के लिए बहुत सी चीजें हो गई हैं। जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो डिजाइन वर्क करने लगे हैं, एप्स के थ्रू उसका प्रेजेंटेशन हो जाता है और आपके बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर कि उनको मान्यता मिल जाती है। कोडिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो कि कर ले पा रहे हैं, जिनकी क्षमता है इस विषय में। डेटा एनालिटिक्स हम देख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत से जो व्यक्ति हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अब यदि हम ऑटिज्म की बात करें तो प्रौद्योगिकी बहुत ही सहायक रही हुई है। हमने जो काम किया था उसमें था रीइंफोर्सिंग पोटेंशियल्स ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईपैड, जिसको कि हमने प्रयास दक्ष नाम दिया था। यदि आप इस टाइटल को ध्यान रखें तो इसमें हमने कहा था रीइंफोर्सिंग पोटेंशियल, मतलब कि बच्चों के पास ऑलरेडी जो क्षमता है उसको हम दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी कि पक्का कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? प्रौद्योगिकी के द्वारा कर रहे हैं।
और उसके साथ साथ हम उसे प्रौद्योगिकी सिखा भी रहे हैं। तो बिल्कुल जी, तो इस तरीके से हमने ऑटिज्म को इक्वेट किया था टेक्नोलॉजी के साथ में। अब यदि हम जब इक्वेशन की बात करते हैं या उसका एक समीकरण बनाने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी में आपको बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स मिलते हैं या दृश्य और श्रव्य रूप मिलते हैं। आपको बहुत सी इमेजेस मिलती हैं जो हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। प्रौद्योगिकी आपको उम्मीद के मुताबिक भी सहायता करती है। जब मैं उम्मीद के मुताबिक बोल रही हूँ, उसका मतलब होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। उसका मतलब है जैसे कि आप किसी एक विंडो में आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको उसको अचानक बंद करना पड़ रहा है, या आप बंद करने के लिए चले जा रहे हैं, क्रॉस को दबा रहे हैं, तो आपके पास एक छोटा सा विंडो आता है, वो आपको बोलता है सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो ये आपको प्रेडिक्ट करता है, उसी समय बोलता है कि क्या आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, आपको बताता है। कंप्यूटर एक तरीके से आपको बताता है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद के मुताबिक सहायता मिलती जाती है। अभी अब दूसरा एक एग्जाम्पल यदि मैं लूं, तो जैसे हम गणित के किसी एक सम को सिखा रहे हैं बच्चों को, और वो मान लीजिए गलत होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग यदि मैं सिखा रही हूँ और वो गलत होता है, तो हो सकता है मैं उस बच्चे को कुछ गलत ही बोल दूं कि तुमसे कभी नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम इन एप्स में और इन सब चीजों में काम करते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा, यदि हमने कोई गलती की है तो हमारे पास एक छोटा सा एक इमोजी आ जाता है जो कि आपको बोलता है, जो सैड इमोजी आ जाता है, और उसके नीचे लिखा होता है ट्राई अगेन। तो वो भी आपको प्रेडिक्टेबिलिटी बताता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी काफी नॉन जजमेंटल होती है, और हम लोग स्पेशली हमारे ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं, आत्म केंद्रित से प्रभावित, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक और चीज जिसके बारे में बताना चाहूंगी कि छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो हमारे बच्चों को देखना बहुत आसान होता है। वो जो डिटेल्स होते हैं जहाँ पर कि हम ग्रामर की, फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, वो सब भी टेक्नोलॉजी में बड़े आसानी से पता चल जाते हैं। जैसे कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपने खोला, आपने उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है, किसी में आपको ग्रीन लाइन आती है। तो इस तरीके से बच्चों को समझ में आता है कि इसमें क्या करने से क्या हो जाएगा। उनको ये समझ में आता है कि ये जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो यदि जैसे कि किसी का नाम है और वो प्रॉपर नाउन है, तो वो ज्यादातर यदि उस सिस्टम में नहीं यूज किया गया होगा तो उसके नीचे लाइन आती है। फिर वो लाइन तब तक बनी रहती है जब तक कि आप उस नाम को आप कैपिटल से ना लिख दें, और फिर उसके बाद उसको ऐड टू द डिक्शनरी कर दें। तो वो किस तरीके से हम यहाँ पे धीरे धीरे सिखा रहे हैं, वो सब प्रौद्योगिकी में बड़े आसानी से हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने काम किया है और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। तो एक जी बिल्कुल मैम, यहीं से एक और चीज, देखिए आपने जो बोला ना, दोनों ही चीज बहुत ज्यादा काम आता है। एक है सेल्फ नेविगेशन, बच्चे सीखते हैं कहाँ से क्या जाना है, जिससे वो लोग इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जो इमीडिएट उनको नॉन जजमेंटल फीडबैक मिलता है, बच्चा जो काम कर रहा है और उसको इमीडिएटली, उसको कोई जज नहीं कर रहा है, उसका अपना खुद का प्रतिक्रिया वो उसका काम से ही मिल जाता है, वो कहीं पे बहुत मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे मैम मेरा जो दूसरा सवाल है, वो आपको क्या लगता है कि क्योंकि हालांकि मैं इस काम में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कहीं पे माँ बाप थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, करे नहीं करे। फिर वर्चुअल ऑटिज्म इतना रोड़ा पाके रखा हुआ है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमको कितना टेक्नोलॉजी देना है, ये स्क्रीन टाइम के साथ रिलेट करके कितना देना है और कितना जरूरी है एक माँ बाप का रोल प्ले। यहाँ पे ये जो सिस्टम है
ये तो आपने तो दक्ष का मुझे पता है, एकदम सबको ईमेल से लॉगिन करने से ही एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे माँ बाप का कितना रोल होता है इस चीज को सिखाने में, आप कृपया ये बताइए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जब ऑटिज्म में काम करना शुरू करते हैं तो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चे को स्वीकार आपने किया है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको अवसर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सोच जिसमें कि जो कि कहती है कि बच्चा सब कुछ कर सकता है, प्रिज्यूम्ड कॉम्पिटेंस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यदि हम उस पर जाकर सोचें और उसको ध्यान रखकर काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने आप को, पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, कि अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर मानकर हमेशा सीखने के लिए सज्ज रहना बहुत जरूरी है। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको अपने बच्चे के साथ काम करना भी आसान हो जाएगा और उसकी प्रगति का आप आकलन कर सकेंगे और उसको सही अवसर दे सकेंगे। यदि मैं अपना खुद का उदाहरण दूं तो जब मैंने टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया उस समय मैं 50 साल की हो चुकी थी, और वो क्योंकि मेरा बेटा खुद उसने दिखाने की कोशिश की थी अपनी रुचि, तो इसलिए मुझे साथ साथ काम करना पड़ा उसके साथ, और फिर अच्छा लगा सीखकर, नई नई चीजें सीखना, और कुछ नया बन जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो अपने आप को आप यदि हमेशा के लिए सज्ज करके रखें कि मुझे आज भी सीखना है तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चे से यदि हम बात करते हैं यहाँ पर उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, तो मेरा कहना ये होगा कि जब हम प्रौद्योगिकी की भी बात कर रहे हैं उस समय भी उसके साथ साथ पैरेलली हमको उसको रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए भी तैयार करना जरूरी है। तो हम पहले वो करें और उस साथ साथ उसकी समझ पे काम करें, तो ये बच्चे के लिए भी आसान होगा और पेरेंट्स के लिए भी सहज हो जाएगा। और ये एक जरूरी चीज है। यदि हम कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि वो अपनी खुद की जो चीजें हैं, कपड़े पहनने से लेके खाना खाने से लेके, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें सबसे पहले बच्चे के इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, और उसको अब तो इतनी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे आप ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको दिखाइए और सिनोनिम्स लेकर बात करिए। टेक्नोलॉजी में ही आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी और फिर उसके साथ साथ काम करते जाइए तो सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल मैम। एंड इनफैक्ट आपने अभी जो बोला ना ये स्किल्स के बारे में, मेरा ये सवाल है इसी पर कि बच्चों की जो जिंदगी है कितनी बेहतर हो सकती है एवं समाज को हम क्या दिशा दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए आज तो माँ बाप करेंगे, ठीक है, हम उभर के अपने परेशानियों को उभर के अपने सोच को, इस समाज को हम किस तरह से ये एक पॉजिटिव स्किल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके बता सकते हैं। क्योंकि देखिए मैम, ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा हुनर या क्रिएटिव स्किल या उसका जो खुद का स्किल है, फंक्शनल स्किल है, सबका एक जैसा नहीं होता है, और जितना प्लेटफॉर्म मिलेगा उतना बेहतर तो होगा ही। तो ये जो माध्यम है ये हम कम अक्रॉस कैसे करें, इस पर आप थोड़ा बताएं तो अच्छा है। क्योंकि देखिए हर बच्चा सेम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं, और समाज में भी इस बात को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम हमारे सबके नजरिए को बदलने की बात कर रहे हैं, जिसको हम चेंजिंग पर्सपेक्टिव बोलते हैं, कि बदला हुआ परिप्रेक्ष्य कैसा होना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल दूंगी आपको कि आपने इसमें ये भी पूछा था कि कुछ बच्चों को सहूलियत नहीं मिल पाती है, सबको
अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो एक यही हमारे जबलपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अप्रोच किया था ये बोल करके कि कविता, हमारे यहाँ इतने सारे ये पेरेंट्स हैं, इन सबको लैपटॉप का डोनेशन मिला है, लेकिन इनमें से किसी को भी मालूम नहीं कि उसका कैसे इस्तेमाल करें। और ये लैपटॉप्स जो उन लोगों को मिले थे, एक नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए थे। अब बात यहीं पे आती है कि हमको पेरेंट्स को भी एम्पावर करना है और बच्चों को तो करना ही है, उनको स्किल्स देनी है। तो यहाँ पर जो है, अब ये बहुत गरीब पेरेंट्स थे, हमें देखना होगा कि हम इनको किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं। वो अपने लैपटॉप को इतने प्यार से उन्होंने अपने पास रखा हुआ था कि वो उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे उनके साथ बैठ के थोड़ा सा काम करने का मौका मिला था, लेकिन ये समझ में आया था कि इनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम चेंजिंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। अब जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और सोसाइटी होती है। तो पेरेंट्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरीके से उनको प्रिज्यूम्ड कॉम्पिटेंस पे काम करना है, खुद सीखना है वगैरह। एक प्रोफेशनल के रूप में यदि मैं आपको बोलूं तो हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, ये उनको भी जानना है। उसे सिखाने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, वो उनको समझना है और उनको खुद को प्रौद्योगिकी के बारे में जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानना जरूरी है और उसके द्वारा जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको आप किस तरीके से सरल बना सकते हो, जिसको हम यूडीएल बोलते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उससे आपका आंकलन और मूल्यांकन कैसे हो सकता है आसानी से। तो ये आता है प्रोफेशनल के साथ में, जो कि हमारे यहाँ अभी भी नहीं हो रहा। यदि हम ढेर सारे आरसीआई से रिलेटेड प्रोग्राम्स की बातें करें तो बहुत कम हिस्सा उनको दिया गया है इस विषय में, तो शायद हम इस विषय पे काम कर सकें। अब सोसाइटी या एम्प्लॉयर के रूप में यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में अच्छा होता है, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। एवरीवन इज गुड एट समथिंग। केवल एक या दो तरीके से कौशल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है वह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट एक पूरे प्रोसेस में बनते हैं। एक हिस्सा कोई बनाता है, दूसरा कोई और बनाता है, तीसरा कोई और बनाता है। तो यदि हमारे बच्चे, हमारे ये जो इंडिविजुअल्स हैं ऑटिज्म वाले या कोई भी विकलांगता वाले, यदि उस प्रोडक्ट का एक हिस्सा भी बनाते हैं तो भी हमें उन्हें मौका देना चाहिए। तो समावेश की प्रक्रिया को कौशल विकास के द्वारा बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और हम सब ये काम कर सकते हैं। मेरा ये जो प्रोग्राम है ये अभी भी रेलेवेंट है, हालांकि 2013 में लॉन्च किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो भी सुन रहे हैं इसमें रजिस्टर करेंगे, फ्री है, इसको एक बार में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जितना आपको सुने उतना ही कम लग रहा है। क्या मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ सकती हूँ? हाँ जी मैम, एक चीज तो मैंने देखा है, मैं अपने परिचय के साथ भी बोलूंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है आपकी ये सारी बातें, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज है कि आप ये जो टेक्नोलॉजी सिखाने का जो ये प्लेटफॉर्म खोल रहे हो, आप इसको फ्री क्यों कर रहे हो? यही है आपका प्रश्न? यस मैम। ओके, तो देखिए, जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरा एक मुख्य उद्देश्य था कि हम अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इन सब पे साथ में काम करेंगे और अवेलेबिलिटी। तो इसीलिए हमने ओपन प्लेटफॉर्म बनाया
एक्सेसिबल था क्योंकि हमने उसको फ्री बनाया, और अफोर्डेबल केवल एक हिस्सा जहां पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उस समय हम लोगों ने चार्ज किए थे, क्योंकि हमारे साथ कुछ पेरेंट्स, कुछ प्रोफेशनल्स ट्रैवल करते थे, तो वहां पे हमको थोड़ा सा चार्ज करना था, तो वो हमने अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की थी। जो आज के समय में मैं देख रही हूँ हम लोगों ने जो किया था उससे करीब 3 गुना है, और ये इसलिए किया था ताकि हम समाज के उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो किसी न किसी रूप में जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारा पूरा आज की डेट पे यदि मैं साइट पे जाऊं, वहां से पूरी चीजें हमारे पास 550 लेसन्स हैं, उसको डाउनलोड करूं और उसको पेन ड्राइव में डाल के मैं 100 से ज्यादा लोगों को दे सकती हूँ फ्री में। तो उनको तो डेटा भी नहीं खर्च करना है जी, ठीक है। तो वो हमारा वो उद्देश्य था कि हम रूरल इंडिया में भी पहुंच जाएं, हम वहां पर भी काम करें, हर जगह काम करें, और न केवल अपने विकलांग बच्चों की मदद करें बल्कि वैसी लड़कियों को जिनको की जरूरत है। सो विमेन एम्पावरमेंट, वो सारे बच्चे जो छोटे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जहां पर कि उनके पास सुविधाएं उतनी नहीं हैं, तो उन सबको भी हम ये दे सकते हैं फ्री में। ये बहुत बड़ा उद्योग है। ये सवाल करने के पीछे मैं बताती हूँ मेरा कारण क्या था। आज के जमाने में जब हम दौड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली जिन बच्चों को ऑटिज्म है, वहां पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ये बहुत बड़ा एक मीनिंग होता है, एक मान्य होता है, एक मान्यता होता है। तो मैम बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताती हूँ। मैं निलंजना रामबोथू, आई एम कोलकाता बेस्ड एंड आई हैव सनशाइन ऑटिज्म केयर सोसाइटी। मैं 18 साल हो गए इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आई एम एन RCI होल्डर एंड 2012 में मैंने स्कूल किया है, और धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ, क्योंकि वो मेरा टीचर है, तो उसके हिसाब से मैंने स्कूल को भी बढ़ाया है। जब वो छोटा था पेरेंट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, फिर इंटरमीडिएट स्टार्ट किया, और आज आप सबके आशीर्वाद से मैंने डे बोर्डिंग फॉर एडल्ट यूनिट भी खोल दिया है, क्योंकि वो 21 साल का हो गया है। तो ये मेरी जर्नी है। और मैम से जिस दिन से मैं जुड़ी हूँ, मैं उस दिन से सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रहा था कि टेक्नोलॉजी इज द आंसर। एंड इन माय स्कूल, मैम विल बी हैप्पी टू नो दिस, इवन शिवाली फॉर यू आल्सो, कि आज इस पूरे प्रोग्राम का मल्टीलिंगुअल भारत का जो थीम है वो चेंजिंग माइंड्स है, एक्सेप्टेंस है। जैसे मैम ने शुरू ही कहा, तो एक्सेप्टेंस है। मेरे स्कूल में each child is having a tab and a laptop, they work on digitally, and I think that has वो पूरा enhance किया है, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ गया है। वो खुद इतना पसंद करके करते हैं कि वो उससे हम मोटिवेटेड होके और भी बहुत कुछ सोचते हैं। तो दिस वाज इट। हर पूरे एंटायर टीम को, एवरी स्पीकर, एवरी होस्ट, तहे दिल से शुक्रिया। इतना अच्छा एक सोच, चेंजिंग माइंड्स। आई थिंक जिस दिन मैंने ये सुना था उसी दिन मुझे लगा था कि आई हैव टू बी देयर। मैं पर्सनली आई गॉट इन टच विद शिवाली, एंड जैसे ही हम लोग का मीटिंग हुआ था, मैम को देखकर मैं 2 जन को देख के बहुत खुश हो गई, एक अर्चना दी को और कविता मैम को। थैंक यू सो मच मैम, सारे सवालों का इतना सुंदर से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हैं, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड लगा लेते हैं, और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की है, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर हाथों के जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।